Hello students, this is Sunil Anand sir. Welcome to my YouTube channel आनंद सर SST पॉइंट्स। आज हम आप लोगों के लिए SST के सिविक्स से कुछ महत्वपूर्ण MCQs लेकर के आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर्स टू रीस्टोर अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित ऑर्डर इनमें से किनके द्वारा इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं? पहला आंसर है द गवर्नमेंट, दूसरा है द प्रेसिडेंट, तीसरा है द कोर्ट्स और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट से संबंधित ऑर्डर इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट गलत ऑप्शन है। तो फर्स्ट का ऑप्शन है सी यानी कोर्ट्स। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स और संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, क्योंकि वह लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन दूसरा है सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। कुछ फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कब? इलेक्शन के समय में, फेस्टिवल के समय में, या सी वार्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का भी जो सही ऑप्शन है यानी युद्ध के समय में सरकार फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे युद्ध के समय में किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जब देश लड़ रहा हो तो वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए उस समय सेंसरशिप लागू किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध के समय में फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इट इज कंपल्सरी टू गिव फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू। प्राथमिक शिक्षा इनमें से किन लोगों को फ्री में उपलब्ध कराना कंपल्सरी है, सरकार के लिए अनिवार्य है? हम आपको पता होगा कि राइट टू एजुकेशन जो लाया गया 2009 में, उसमें उसके अनुसार राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। लेकिन ये किस ग्रुप के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ए है ऑप्शन आपका ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों का मतलब है कि 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। बिल्कुल गलत है जवाब। ऑल अडल्ट्स तो बच्चे हैं ही नहीं, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। सी है चिल्ड्रन एज बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, जहां उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है, जहां उसके हेल्थ की चेकअप होती है, जहां उनको कुछ प्राइमरी एजुकेशन भी दिया जाता है। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी। 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य है। इसके लिए सरकार ने 2009 में कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द। प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वह अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं? ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर को, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी कैबिनेट सेक्रेटरी एंड डी लोकसभा स्पीकर। तो आपके सही ऑप्शन हैं इसमें बी यानी वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, और राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन लेटर के बाद वाइस प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के इलेक्ट होने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल। तो ये आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और वाइस प्रेसिडेंट
राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ सेंटेंस गिवन बाय एन इंडियन कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। भारतीय न्यायपालिका के द्वारा जो सज़ा दी जाती है उसको इनमें से कौन रिड्यूस कर सकता है यानी कम कर सकता है? पहला है ए प्राइम मिनिस्टर, बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है प्रेसिडेंट एंड डी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनमें से सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं। अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, उसको रिलीज भी किया जा सकता है, माफ़ भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें ये पावर प्रेसिडेंट से पास होता है। हालांकि प्रेसिडेंट गृह मंत्रालय के अनुशंसा के आधार पर ही डिसीजन लेते हैं कि किसको माफ़ करना है, किसकी सज़ा को कम करनी है और नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ टू बी रिकमेंडेड बाय द। देश में जो इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, किसके रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर भारत की सरकार देश में इमरजेंसी की घोषणा करती है? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी वाइस प्रेसिडेंट एंड डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं देश में इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। आपको पता है कि 1975 ईस्वी में 76 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा देश में इमरजेंसी लगाया गया था। तो इंदिरा गांधी केंद्रीय मंत्रिमंडल की हेड थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो जो इमरजेंसी की घोषणा होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स ऑल डिसीजंस इन द नेम ऑफ द। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वह अपने जो भी डिसीजन होते हैं किसके नाम पर लेते हैं, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजन होते हैं वह किसके नाम पर लिया जाता है? ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेसिडेंट, सी है वाइस प्रेसिडेंट एंड डी कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सही जवाब है प्रेसिडेंट। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके सारे डिसीजंस को राष्ट्रपति के नाम पर जारी किया जाता है, यानी उन्होंने जो भी डिसीजन उनका होता है वो सिफारिश के फॉर्म में होता है, वो रिकमेंड करते हैं, और जब राष्ट्रपति उनके डिसीजन पर सिग्नेचर करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से वह कार्य लागू किया जाता है हमारे देश में। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब है बी यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज में रिटायर होते हैं? उनके रिटायरमेंट का समय क्या होता है? पहला है ऑप्शन 62 ईयर्स, बी है 65 ईयर्स, सी है 72 ईयर्स एंड डी है 75 ईयर्स। तो सही जवाब इसका है 65 ईयर्स, बी। जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज 65 साल सेवा देने के बाद, 65 साल के उम्र के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं। तो उनका कार्यकाल कब समाप्त होता है? आफ्टर 65 ईयर्स। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, हमें पता है। लेकिन ये महाभियोग प्रस्ताव कौन लाता है और कैसे पारित होता है, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूछा जा रहा है कि ये ऑर्डर जो होता है इम्पीचमेंट का वह किसके द्वारा जारी होता है? ए प्रेसिडेंट के द्वारा, बी प्राइम मिनिस्टर, तीसरा चीफ जस्टिस
और डी पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही जवाब इसका है डी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसमें संसद के दोनों सदन के मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं। आज तक भारत के इतिहास में एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ है। यह हमारे लोकतंत्र की गरिमा है कि हमारे सारे राष्ट्रपति इस तरह के हुए जो विधायक थे, और जिसके कारण किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं इसका जवाब है पार्लियामेंट, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, सी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड डी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एक हाई कोर्ट के पास इनमें से कौन से क्षेत्राधिकार नहीं होते? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का यहाँ होता है, वो अपने क्षेत्र में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देते हैं। दूसरा है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ये भी उनको अधिकार है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके जवाब तीसरा सी है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सरकार को सलाह देने का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, हाई कोर्ट के पास नहीं होता। बाकी सारे सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है। हाई कोर्ट अपने नीचे के सभी कोर्ट का सुपरविजन भी करती है। तो इसके सही जवाब है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एक किस तरह के जज के रूप में भी काम कर सकते हैं? ए है मजिस्ट्रेट, बी है सब जज, सी है सेशंस जज एंड डी है म्यूनसिफ जज। तो इसका सही जवाब है सेशन जज। सेशन जज वो होते हैं जो क्रिमिनल केसेस को भी देखते हैं, तो उस जज के रूप में भी डिस्ट्रिक्ट जज काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ PIL पिटिशन? इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनका हम PIL के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला है फॉर्मल पिटिशन, बी है अ लेटर, तीसरे सी है अ टेलीग्राम और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें सही जवाब है नन ऑफ दीज। कोई भी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप फॉर्मल पिटीशन के रूप में भी हाई कोर्ट या सुप्रीम पिटीशन दायर किया जा सकता है, लेटर के रूप में भी, टेलीग्राम के रूप में भी। तो ये थे कुछ आपके क्लास 8 के सिविक्स से संबंधित कुछ MCQs जिसके हमने व्याख्या की और आपको समझाने का प्रयास किया, सही जवाब इसको देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। आप हमारे साथ बने रहें। एग्ज़ाम से संबंधित अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपके साथ लेकर आने वाले हैं, जिसमें स्मॉल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन को भी हम बिंदुवार डिस्कस करेंगे, और अच्छी तरह से समझाएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो धन्यवाद।